हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिबू एकेडमी प्लेटफॉर्म में। आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। इस चैप्टर से बड़ी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेस्ड है, साथ ही साथ हमने वो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर किए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से या फिर आपका नॉलेज के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे, इसको कोई पार्ट में डिवाइड किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग पर्यावरण का अर्थ देखेंगे, दूसरे पार्ट में पर्यावरण का अर्थ, उसके बाद परिभाषा। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, और तीसरे पार्ट में देखेंगे हम लोग उसका प्रकार यानी टाइप्स को देखेंगे, और चौथे पार्ट में देखेंगे हम लोग पर्यावरण का महत्व क्या है ना। उसके बाद पांचवा पार्ट में हम लोग देखेंगे पर्यावरण का जो संरक्षण है वो विश्व स्तर पे और हमारा भारत स्तर पे क्या क्या कदम उठाए गए हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे और पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको देखेंगे जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्यावरण का अर्थ को समझते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ देखिए, परि प्लस आवरण, ठीक है, दोनों शब्द मिल करके बना है, ठीक है। परि का अर्थ है चारों ओर, ठीक है, और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, ठीक है। तो चारों ओर जो घिरा हुआ है वही पर्यावरण है। शाब्दिक अर्थ उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। इस प्रकार आपने आपको जो कुछ भी दिखाई देते हैं वो हमारा पर्यावरण है। जैसे जैसे क्या है, जैसे नदी है, पहाड़ है, तालाब है, मैदान है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, वन, मिट्टी आदि सभी हमारे पर्यावरण के घटक है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में आप लोग समझ गए होंगे कि पर्यावरण का क्या अर्थ है, ठीक है, और पर्यावरण क्या है ना, समझ में आ गया होगा। देखिए, परि प्लस आवरण दो शब्द मिलके पर्यावरण का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और एक पॉइंट देख लेते हैं कि वो परिवेश है जिसमें हम रहते हैं और जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, यानी जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं और जो चीज़ हमको प्रभावित करता है, ठीक है। पर्यावरण में सजीव और निर्जीव दोनों तरह की चीज़ें शामिल हो सकते हैं, यानी यहाँ पे साफ साफ कह रहा है सजीव और निर्जीव, ठीक है। यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं और जो सजीव यानी जीव, ठीक है, जो निर्जीव और सजीव चीज़ है वो दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं और परिभाषा का तरफ देखते हैं। तो परिभाषा ये है कि पर्यावरण वह है जो किसी जीव के चारों ओर का वह परिवेश जिसमें वो रहता है, उसमें वो जिसमें हवा हो गया, पानी, मिट्टी, जीव जंतु, पौधे और मानव निर्मित वस्तुएं, ठीक है। इसमें नोट करने वाला बात यह है कि मानव का जो निर्मित वस्तुएं हैं उसको भी शामिल किया गया है। पर्यावरण जीवे के आसपास का वह भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवेश है जो उनके जीवन और विकास अस्तित्व को प्रभावित करता है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मानव निर्मित भी हो सकते हैं या फिर प्राकृतिक भी हो सकती है। तो ये तो बुक्स का हिसाब से हो गया, किताब का हिसाब से हो गया। अभी अपना हिसाब से आप माइंड में देख सकते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है तो अपने हिसाब से अगर आप लोग देखोगे कि पर्यावरण क्या है, मनुष्य के चारों ओर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सारे वस्तुएं पर्यावरण कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण का परिभाषा क्या है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो किताबी भाषा को भी समझे और अपना भाषा को भी हम लोग यहाँ पे समझ लिए। अब लोग हम नेक्स्ट चलेंगे कि पर्यावरण का मतलब पार्ट कौन कौन सा है, हम लोग कैसे समझेंगे। अगर एक मतलब थीम्स का हिसाब से अगर समझेंगे या फिर चित्र का हिसाब से समझेंगे, फिगर का माध्यम से समझेंगे तो कैसे समझेंगे। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, पर्यावरण जो है वायुमंडल, यानी वायुमंडल में मौजूद सभी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा है। उसके बाद जलमंडल, यानी जलमंडल में कौन कौन सा आता है,
जलमंडल में चाहे समुद्र के जल हो या फिर कोई तालाब का जल, मतलब तालाब का पानी हो या फिर झील का पानी हो, सारे जलमंडल के अंतर्गत आता है। स्थलमंडल, स्थलमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है? स्थलमंडल में जैसे जीव रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, सारे पर्यावरण के हिस्से हैं, ठीक है। उसके बाद जैव मंडल आते हैं। जैव मंडल मतलब वो क्षेत्र को कहते हैं जैव मंडल जिस क्षेत्र में पानी हो और स्थल भाग भी हो और वायु का भाग भी हो, उस स्थिति में उस क्षेत्र को जैव मंडल कहा जाता है। जहाँ पे जीव रहने का मतलब संभव हो, उसी को जैव मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो ये चारों मिला करके पर्यावरण का निर्माण करता है। जैसे जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, ये चारों मंडल को ले करके पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पर्यावरण के घटक कौन कौन सा है। अगर पर्यावरण का घटक का ऊपर नज़र डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 2 भागों में इसको भी विभाजित किया गया है। पहला भाग में भौतिक घटक, ठीक है, और दूसरे भाग में जैविक घटक, ठीक है। तो भौतिक घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ये निर्जीव घटक है, यानी निर्जीव घटक मतलब जिसका जीव नहीं है, ठीक है, जिसका जो मतलब जीवित प्राणी के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे हो गया जलवायु, हो गया मिट्टी, पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ये चीज़ को भौतिक घटक में रखा है। उसके बाद जैविक घटक, ठीक है, और रासायनिक घटक को भी भौतिक घटक के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि हो गया ये तो जो यौगिक है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य रासायनिक जो गैस है, भौतिक घटक के अंतर्गत ही ये भी आता है। जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? ये जीवित चीज़ें हैं, ठीक है, जो जीवित वस्तुएं हैं, उस सभी वस्तुओं को जैविक घटक के अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे क्या है? जैसे है पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और मनुष्य भी यहाँ पे रखा है जैविक घटक के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ पर्यावरण के जो घटक है उन सभी घटकों को आपने समझ गए होंगे, चाहे भौतिक घटक के रूप में हो चाहे जैविक घटक के रूप में हो। भौतिक घटक के रूप में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है आप लोग देख लिए, और जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है। तो इसको फिर से एक बार अगर रिवाइज करेंगे तो देखेंगे कि भौतिक घटक के अंतर्गत जलवायु को रखा, मिट्टी को रखा, पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश को रखा। और पर्यावरण का जो गैस है, इसमें जो गैस उपलब्ध हो मतलब जो मिलते हैं उसको भी रखा है। और जैविक घटक के अंतर्गत रखा है जो जीवित प्राणी है उसको रखा है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि पर्यावरण के घटक, ठीक है, इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखें, ठीक है। वो तो हम लोग देखा कि जैविक और अजैविक के रूप में वहाँ पे हम लोग देखा, लेकिन यहाँ पे हम लोग थीम्स के माध्यम से अगर समझेंगे तो पर्यावरण के घटक को देखिए, वायुमंडल, ठीक है, ये भी एक पर्यावरण का घटक ही है। और जैव मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ये जो चारों भागों में डिवाइड किया गया है, ये इसीलिए इस तरीके से समझाने का कोशिश किया है, प्रयास किया हमने, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। जैसे वायुमंडल में जितने सारे चीज़ें उपलब्ध है वो सारे पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और जीव मंडल में जितने सारे चीज़ें आता है वो सारे चीज़ें पर्यावरण के घटक के अंदर आता है। स्थल मंडल में भी सारे चीज़ें पर्यावरण के अंदर ही आता है। और जल मंडल के जो भी सारे चीज़ें हैं वो पर्यावरण के घटक के अंदर ही आता है। तो ये सारे चीज़ों को मिला करके पर्यावरण का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद आता है उसका टाइप्स, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का क्या क्या टाइप्स है उसको अगर हम लोग देखेंगे, इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। 1 नंबर में रखा है प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल इन्वायरमेंट, और 2 नंबर में मानव निर्मित पर्यावरण यानी मैन माइंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में रखा है हवा को रखा, पानी, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और जीव जंतु को रखा है, प्राकृतिक पर्यावरण में रखा है इसको। और मानव निर्मित पर्यावरण में रखा है सड़कें, इमारतें, पुल, अन्य संरचनाएं, यानी मानव द्वारा जो निर्मित किया गया है उसको प्राकृतिक
मतलब उसको मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत रखा गया है। जो मानव ने निर्माण किया उसे मानव निर्मित, और जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो सभी चीज़ों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है, जैसे कि हवा, पानी, जलवायु है ना, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पर्यावरण का महत्व क्या है। तो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है ये पॉइंट्स, पर्यावरण का महत्व, है ना। पर्यावरण हमारे जीवन, यहाँ पे कट गया सॉरी, पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जीने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है, जैसे कि भोजन, पानी, हवा और आश्रय। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, नंबर 1 पॉइंट समझ गए होंगे। नंबर 2 में आते हैं। देखिए, यह जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों को प्रदान करता है, यानी जो जीवन है उसका जो आवश्यक चीज़ें है, आवश्यक संसाधन है, ठीक है, उस आवश्यक संसाधन को प्रदान करता है ना। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे, जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, आश्रय यानी घर, है ना, ये सब सारे चीज़ें। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग तीसरे नंबर में देखेंगे तो यह जीवों को जीवित रहने और विकसित होने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, यानी जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो अनुकूल प्रदान करता है। ठीक है, अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद यह पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में मदद भी करता है। बिल्कुल सही बात है ना। तो हम लोग कुल मिलाकर के बात यहाँ पे देखें कि पर्यावरण का महत्व क्या है ना। उसके बाद आता है पर्यावरण का संरक्षण। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण का जो संरक्षण है, ये बात पर्यावरण का संरक्षण क्यों ज़रूरत पड़ी। पृथ्वी जो है कि बहुमूल्य संपदा है ना। पृथ्वी के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। जब इन संसाधनों को मानव द्वारा अपना स्वार्थ के लिए अंधाधुंध तरीके से उपयोग करता है तो बदलाव शुरू होता है और संकट में पड़ता है पर्यावरण। और जब पर्यावरण संकट में पड़ता है तब पुनः बचाव के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो प्रयास किया गया है उसी को कहते हैं पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण के संरक्षण का बात करें तो विश्व एवं भारत दोनों स्तर पे काम किया गया। तो सबसे पहले हम लोग विश्व स्तर पे जो इनका सुरक्षा के लिए जो कदम उठाया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो नंबर 1 में हम लोग देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1972 में स्टॉकहोम में हुआ मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ठीक है, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है। और पर्यावरण को एक प्रमुख वैश्विक मुद्दा बनाने वाला पहला विश्व सम्मेलन था। ठीक है, विश्व में पहला ऐसा सम्मेलन था जो पर्यावरण को बचाव और सुरक्षा रखने के लिए जो एक कार्यक्रम बुलाया गया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNIP की स्थापना भी किए थे। ठीक है। तो इसका जो समय सरणी है वो 5 से 16 जून 1972 को हुआ था, और स्थान जो था स्टॉकहोम सिडनी में थे। और इसका लक्ष्य रखा गया था कि पर्यावरण को एक प्रमुख मुद्दा बनाना और इसके प्रबंधन के लिए सिद्धांत को स्थापित करना। ठीक है, इसका मैनेजमेंट के लिए, इसका तात्पर्य यही है। और इसने दुनिया भर के देशों को पर्यावरण की स्थिति पर नज़र रखने और पर्यावरण मंत्रालय और एजेंसियों को बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है, तो यही था इसका मूल बात, है ना। उसके बाद 2 नंबर में आता है पृथ्वी सम्मेलन। यह सम्मेलन 1992 में हुआ था, और 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल मिला के देश 178 से अधिक देश प्रतिनिधित्व में भाग लिया था। ठीक है। इसका समय और स्थान की अगर बात करें तो 3 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था। और इसका उद्देश्य रखा गया था कि पर्यावरण और विकास से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा करना और समाधान खोज करना, समाधान का। तो ये इससे भी कई बार क्वेश्चंस देखने को मिला है पृथ्वी सम्मेलन से भी, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है।
और इसका उद्देश्य यही था कि उसका जो विकास और पर्यावरण और विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करना, ठीक है, और उसका समाधान कर खोजना, है ना। और इसका परिणाम निकला था क्या क्या, उसको थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। रियो घोषणा पत्र, ठीक है, ये एक घोषणा पत्र था जो पर्यावरण और विकास पर एक समझौता हुआ था, जिसमें 27 सिद्धांत शामिल थे। कितना? 27, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। रियो घोषणा पत्र में 27 सिद्धांत शामिल थे। और एजेंडा, एजेंडा 21, ठीक है, एजेंडा 21 काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, ठीक है, सतत विकास के लिए एक कार्य योजना था, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि एजेंडा क्या है। तो यह सतत विकास के लिए एक कार्य योजना था। उसके बाद आता है जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन, है ना, UNFCCC, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थे, है ना। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थे ये, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे आप। ये रेड कलर का मार्किंग किया हुआ है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए। और वन सिद्धांत, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वनों के सतत प्रबंधन के लिए सिद्धांत था ये, ठीक है, यानी वनों को मैनेजमेंट करने के लिए एक सिद्धांत था। जैव विविधता पर कन्वेक्शंस, ठीक है, तो ये कन्वेक्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण है जैव विविधता के लिए, ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक समझौता था ये, इसको याद रखिएगा कि जैव विविधता को लेकर के एक ये समझौता था। तो इसको भी नज़र में रखिएगा। ये जैव विविधता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे जैव विविधता टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशंस UNFCCC के तहत एक समझौता था, जिसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना था, ठीक है। और इसका उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना, जिसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। तो वैश्विक तापमान में जब वृद्धि हो रहा था तो इसको लाया गया है और इस मुद्दे पे चर्चा किया गया कि ताकि उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए और सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसका उद्देश्य जो है बता ही दिया है। और इसका जो टाइम है 16 फरवरी 2005 को ये लागू किया गया था। इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये 16 फरवरी को 2005 को ये लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रोटोकॉल 1987 में, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो दुनिया भर में ओजोन क्षरण वाले पदार्थों ODS को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने और पृथ्वी को ओजोन परत की सुरक्षा का आश्वासन देता है। तो यह एक ऐसा कार्यक्रम था जो ओजोन परत को सुरक्षा प्रदान या सुरक्षा रखने का प्रयास किया गया, उससे संबंधित एक कार्यक्रम था। तो ओजोन परत को सुरक्षा रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल में छोड़े जाने पर ये रसायन समतापमंडलीय ओजोन परत को नुकसान पहुँचाते हैं, जो पृथ्वी की सुरक्षा कवच है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ओजोन परत पृथ्वी का रक्षा कवच है ना। तो उसी को सुरक्षा रखने के लिए ये कदम उठाया था, जो मनुष्य और पर्यावरण को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से हानिकारक स्तर से बचाता है, ठीक है। ये 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। यह प्रोटोकॉल आज तक सार्वभौमिक समर्थन प्राप्त करने वाली दुर्लभ संधि में से एक है, ठीक है। तो जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए एक कार्यक्रम था, इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरी पॉइंट रखिएगा, ये 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है पर्यावरण संरक्षण में भारत की भूमिका, यानी भारत के स्तर पे क्या क्या कदम उठाया गया है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय जो कि 1985 को ये आया था, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय 1985 को आया था।
और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को आया था, ठीक है, 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, है ना। राष्ट्रीय वन नीति, भौगोलिक क्षेत्र में 33% भाग वन या वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए। ये राष्ट्रीय वन नीति था कि 33% भाग पर वन या वृक्षों से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो 33% भाग बढ़ाना चाहिए, इसका उद्देश्य लेकर के राष्ट्रीय वन नीति आया था, है ना। उसके बाद आता है जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है जैव विविधता अधिनियम। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जैव विविधता जो अधिनियम है वो 2002 में आया था, है ना। उसके बाद राष्ट्रीय जल नीति NWP आया था 2002 में, उसी के बाद, है ना। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति NEP, ठीक है, NEP राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में आया था, जब प्राथमिक लक्ष्य संकटग्रस्त पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। और इसका मतलब राष्ट्रीय जो पर्यावरण नीति है इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि संकटग्रस्त जो पर्यावरणीय संसाधन है उसका संरक्षण किया जाए, यानी जो संकट में पड़ा हुआ है पर्यावरण उसको मतलब उस चीज़ों को ऊपर मतलब थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके संरक्षण दिया जाए, है ना। उसके बाद NGT 2010 में आया था, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 2010 में NGT आया था, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालेंगे तो हम लोग देखेंगे। और इससे और एक बात यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो विभिन्न दिवस के रूप में मतलब जो विभिन्न दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी को मैंने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसको मतलब अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ऐसे हिसाब से बनाए हैं ताकि आप लोग को याद रहे। सबसे पहले 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आर्द्रभूमि दिवस क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। यह दिवस आर्द्रभूमि के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है ना। और आर्द्रभूमि के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ना। उसके बाद देखिए 2 फरवरी खत्म हो गया, फरवरी के बाद आता है मार्च, ठीक है। तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो 2 फरवरी हो गया, उसके बाद आता है मार्च, तो 21 मार्च को याद रखना है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 21 मार्च के बाद आता है 22 मार्च, ठीक है। तो मार्च में 2 है, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मार्च महीना में 2 है। विश्व जल दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 21 मार्च 22 मार्च हो गया। उसके बाद आता है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, ठीक है। तो हो गया मार्च अप्रैल हो गया। उसके बाद जैव विविधता दिवस जो मई है, अप्रैल के बाद मई, ठीक है। तो 22 मई को याद रखिएगा कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है ना। उसके बाद मई के बाद आता है जून, ठीक है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी को पता है, हम सभी को, कि पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आता है विश्व ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लास्ट में हम लोग को देखना है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो काफ़ी यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है हमने। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग।